हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया, एकदम मस्त मस्ती में। चलो, अब आप धीरे धीरे सारी की सारी वीडियो देखते जा रहे होंगे। अब आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा, है ना दोस्तों? मैं यकीन मानना दोस्तों, जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने जितने लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है, आप उनका कंटेंट देख लेना और मेरा कंटेंट देख लेना जो यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं। भाई उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना? एक चीज मैं और बता देता हूँ, वो पैसे सिर्फ दो चीज के दे रहे हैं। पहला तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने पैसे दे के पढ़ रहा हूं तो इसलिए बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, वो जो डिजिटल बोर्ड लगा रखा है ना, उसका भी पैसा वही लोग पे कर रहे हैं। भाई दम डिजिटल बोर्ड में नहीं, दम टीचर के अंदर होती है। ये बात समझ में आई? तो डिजिटल बोर्ड आपको समझाने की ताकत नहीं रखता, समझाने की ताकत एक टीचर रखता है। तो अभी जो पीडीएफ आपको दिख रही है पीछे, शानदार लेवल पर पीडीएफ तैयार किया आप लोगों के लिए। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ के। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक को। अच्छा, मैं इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफली ये नॉलेज करा दूं आप लोगों को कि जो पुराना वाला जो टॉपिक है, वो मैंने रेजिस्टेंस को कंप्लीट किया था। आप लोगों ने कलर कोडिंग वाला भी पढ़ा होगा पुराना, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़िए और अपने एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। जितना बोर्ड पर डाटा लिख रहा हूँ वो डाटा पूरा लिख लीजिए और आप दनादन रिवीजन करिए, मजा आ जाएगा। आप जब भी पेपर देने आएंगे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मतलब पढ़ने मतलब आपका कॉन्फिडेंस 100% रहेगा। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं इंडक्टर की। भाई ये दूसरा पैसिव एलिमेंट होता है। सबसे पहला पैसिव एलिमेंट होता है रेजिस्टेंस, उसके बाद आता है इंडक्टेंस, उसके बाद आएगा कैपेसिटेंस। इन तीनों को हम सिस्टमेटिक सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे और इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं और हिंदी में प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेरक। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। भैया इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर, इंडक्टेंस या इंडक्टर, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रेरक। इसका काम क्या होता है, इसको पहले हम अच्छे से समझते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए मैं सारी की सारी चीजें इंटर रिलेट करके पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको पीछे की क्लास भी बार बार मैं याद दिलाता रहूंगा, तो आपका जो डाटा है ना एकदम भी परमानेंटली दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। आपने जब रेजिस्टेंस पढ़ा था तो रेजिस्टेंस में आपने ये पढ़ा था कि ये करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। क्या करता है दोस्तों? करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। क्या ये बात समझ में आई? या मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूं, किसी भी सर्किट में जब कोई करंट फ्लो हो रही होती है, मतलब किसी भी परिपथ में जब कोई धारा घूम रही होती है, समझ रहे हैं, तो उस धारा का सीधा सीधा ये विरोध करता है। क्या ये बात समझ में आई? ये किसका काम है? रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको बताता हूं इंडक्टेंस का क्या काम है। रेजिस्टेंस एक्चुअलिटी में करंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसको हम डायरेक्टली दुश्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुश्मन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर करंट का दुश्मन नहीं होता। इंडक्टर उसको एडजस्ट कर लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। इंडक्टर ये कहता है कि भैया देख, तू सर्किट में सब कुछ कर। सर्किट मान लो जैसे घर मान लो, उस घर में करंट करंट घूमती है, ठीक है। तो करंट जो घूम रही है, तो करंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? रेजिस्टेंस। वो कहेगा भाई तू मेरे घर में घूम ही नहीं सकती। वो तो सीधे मना कर देता है कि तू मेरे कमरे में गलती से मत आना, नहीं तेरे को भूत मारूंगा, है ना। और मैं जहां जहां निकलूं वहां तू नहीं निकलेगी। समझ ले इस बात को। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन इंडक्टर ने ये कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू टेंशन न ले, तू सब जगह घूम, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जहां मैं खड़ा रहूं, जिस जगह मैं रहूंगा, वहां तू अचानक से कोई काम मत कर बैठना। अचानक से तेरा कोई काम नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई? मतलब कहने का ये है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। मतलब इंडक्टर जो होता है वो करंट के एकदम से बदलने का विरोध करता है। वो ये कहता है कि तू एकदम से मेरे आगे ना दौड़ेगी, ना मेरे सामने एकदम से कुछ ऐसी रिएक्शन करेगी जिससे कोई दिक्कत हो। तुझे जो भी करना है वो तू धीरे धीरे कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तू एकदम से मेरे सामने कोई हरकतें ना करना। लड़ाई की हरकतें एकदम से ना करना, गाली गलौज मेरे सामने एकदम से ना करना। मतलब कि ये सारी की सारी चीजें इंडक्टर करंट को बोलता है सर्किट के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो सर्किट का परिवार है उसमें जो इंडक्टर वाला, इंडक्टर नाम की चीज है, उसने ये कहा था इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, मतलब ये करंट के एकदम से चेंज होने का अपोज करता है। ये करंट का सीधे अपोज नहीं करता, उसकी हरकतों का अपोज करता है कि भाई तू एकदम से चेंजेस नहीं लाएगी अपने अंदर। ऐसा नहीं तू एकदम से मना कर देगा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, एकदम से तू कह देगा मैं पानी नहीं पीऊंगी, एकदम से तू कह दे मैं घर जा रही हूँ, एकदम से तू कह देगा मैं ये कर रही हूँ। तो एकदम से जो चीजें हो रही है उसका ये अपोज करता है, बाकी इसको करंट से कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये बात इसमें सबसे पहले ये लिखी हुई है। ये बात समझ में। अब हम इसका पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट का मतलब ये होता है कि भाई जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस केवल और केवल लॉस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है दोस्तों? हीट। हीट पैदा करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या पैदा करता है? केवल और केवल हीट। जब वो करंट से लड़ेगा तो हीट पैदा कर देगा। बात समझ में आई? लेकिन इंडक्टेंस की क्या बात है? इंडक्टेंस जब भी करंट के साथ रहेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड को।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई रेजिस्टेंस और करंट आपस में लड़ बैठे, या रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के आपस में जो भी क्रिएटिविटी होगी उसके वजह से लॉस क्रिएट होंगे। लेकिन करंट और इंडक्टेंस की वजह से जो क्रिएटिविटी क्रिएट होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय एनर्जी। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूं दोस्तों। दूसरी बात यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब हम दूसरी बात ये कर रहे हैं, ये पैसिव होता है। भाई पैसिव का मैंने पहले ही ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि पैसिव क्या चीज होती है। मैंने आपको बताया था जो पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं, या पैसिव अवयव वो अवयव होते हैं जो लंबे समय तक एनर्जी नहीं दे सकते या जो एनर्जी दे ही नहीं रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव। दूसरी बात क्या, ये लीनियर है। क्या है दोस्तों? लीनियर मतलब रेखिक। हिंदी में क्या बोलती है? रेखीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? रेखीय प्रवृत्ति के। इसको और अच्छे से जब मैं ग्राफ क्लियर पढ़ाऊंगा आगे, ग्राफ के थ्रू जब इनको क्लियर करूंगा, हम डीसी सर्किट जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा ये बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल का मैंने पहले ही बताया था भाई, इनके अंदर से करंट चाहे तो इधर से फ्लो कर जाए चाहे इधर से फ्लो कर जाए, इनकी कार्यशैली में कोई भी चेंज नहीं आते, इनकी कार्यशैली में कोई भी बदलाव नहीं आता। इसलिए इस वाले केसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बोलते हैं तीसरा पॉइंट, ये धारा में परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से शुरुआत में ही समझा दी कि इट डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। मतलब ये क्या करते हैं? धारा के अपोज होने का, एकदम से चेंज होने का विरोध करते हैं। ये लिखा ना, धारा में परिवर्तन का विरोध करते हैं। उसके बाद इनमें क्या होता है? विद्युत जड़त्व होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत जड़त्व। विद्युत जड़त्व का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्या होता है दोस्तों? एक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं क्या होता है। इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की जब हम स्थिति को पहली बार चेंज करते हैं, किसी भी सिस्टम की जब हम स्थिति को पहली बार चेंज करते हैं तो उसमें जितना बल शुरुआत में आरोपित कर देते हैं उसी चीज को हम उस चीज का जड़त्व कहते हैं। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं और अच्छे से समझ सकता हूं। जैसे मान लो कि मैंने कोई गेंद खींची, तो शुरुआत में जब मैं गेंद खींचूंगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जितनी ताकत लगाऊंगा, या मैं साइकिल का एग्जांपल ले सकता हूं, साइकिल के पहले पेडल में आप जितनी ताकत लगती है उतनी ताकत जब साइकिल रन कर रही होती है तब नहीं लगती। मतलब पहले पेडल पर लगाई गई ताकत उसका इनर्शिया कहलाती है। उसको जमीन से एक बार सरकाने के लिए ताकत, तभी तो हम कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर में क्यों करते हैं भाई? किसी भी गाड़ी का जो इनर्शिया है उसको तोड़ने के लिए हैवी पावर की जरूरत होती है, इसीलिए हम फर्स्ट गियर में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर में हैवी पावर होता है पर स्पीड कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गियर को बढ़ाते चले जाते हैं तो पावर कम हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए इंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है या विद्युत जड़त्व कहते हैं। सीधा पेपर में आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर विद्युत जड़त्व होता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी एनर्जी। कुछ भी दे देगा वो। समझ रहे हैं? ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं है ना तो पेपर आपका निकलने से रहा। ये बात समझ में आई? ये कहीं नहीं मिलेंगे इस टाइप के पॉइंट्स आपको। चलिए अगली बात करते हैं। इस चीज को मैं पूरे तरीके से समझाता हूं दोस्तों। ये क्या है? आपका इंडक्टर है, ठीक है। ये जो इंडक्टर है जब इसमें से करंट फ्लो करेगी तो इसके चारों तरफ क्या होगा दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। क्या होगी दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और करंट इसमें से फ्लो करेगी तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज आता है। मतलब आईएल मतलब होता है इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, और वीएल होता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम इस वोल्टेज की वैल्यू लिखते हैं। अगर हम इस वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे तो वीएल बराबर होता है एल डी आई ओवर डी टी। डी आई ओवर डी टी का मतलब क्या होता है? ये होता है करंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब करंट का टाइम के समय के साथ बदलना ही ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो एल होता है उसको इंडक्टेंस बोलते हैं। इस वोल्टेज की ये वैल्यू है। पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई डी आई ओवर डी टी की वैल्यू दे देगा, एल की वैल्यू दे देगा, वोल्टेज पूछ लेगा अक्रॉस द इंडक्टर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम अगली बात करते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। भाई जब पेपर टफ करना होता है ना, ये पूरी दुनिया को पता होता है, जब पेपर टफ करना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भाई इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का फार्मूला बताएं। भाई करंट का फार्मूला होता है आई टी ऑफ एल बराबर 1/L 0 से टी वी टी इंटू डी टी। अरे ये बात समझ में आई? अगर मैं इसको ही सॉल्व करूंगा तो ये 1/L इधर चला जाएगा, dt का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा di का, और जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो डिफरेंशिएशन से it में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो लोग डिप्लोमा के हैं, जो लोग ITI के हैं, जिन्होंने 12th किया ही नहीं है, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं जानते। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि जो करंट का फार्मूला होता है 1/L 0 से t vt इंटू dt, पेपर में सीधा ये आता है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम जेईई में अगर जाएगा, जेईई में अगर जाएगा
तो वो इसमें सीधे के सीधे क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। इनिशियली शुरुआत में अगर मान लो जब टाइम की वैल्यू जीरो है, टाइम की वैल्यू जीरो का मतलब कोई भी घटना जब नहीं हो रही होती है तो उस समय हम टी की वैल्यू क्या मान लेते हैं? जीरो। भाई मैं यहाँ खड़ा हूं ऐसे, तो शुरुआत में मेरी टी इक्वल टू जीरो है, जैसे ही मैंने ऐसे किया तो ये क्या हुआ? टी इक्वल टू थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा और फाइनली मैं क्या कर रहा हूं? गोली मार रहा हूं। ये बात समझ में आई? या मैं बंदूक चला रहा हूं तो उससे निकलने वाला इनर्शिया या उससे निकलने वाली गोली, उसको कैसे समझते हैं, किस चीज को समझते हैं? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये चीज है कि इनिशियली मतलब ये शुरुआत है, टी बराबर जीरो मतलब ओपन सर्किट। शुरुआत में ये किस तरीके का काम करेगा दोस्तों? ओपन सर्किट का। मैंने आपको ये चीज पहले ही समझाई थी कि ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर किया था। पहले मैंने ये क्लियर किया था कि इंडक्टर जो है ना वो करंट के एकदम से चेंज होने का अपोज करेगा। मान लो किसी सर्किट में इंडक्टर लगाए और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट एकदम से उस सर्किट में फ्लो होना चाहिए। भाई बंद परिपथ है, करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ये क्या चाहेगा कि करंट फ्लो ना हो। यही तो चाहता है कंडक्टर, एकदम से करंट फ्लो नहीं हो। तो जो क्या करता है शुरुआत में एकदम से ओपन सर्किट कर देता है। ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट फ्लो होगी नहीं, शुरुआत में नहीं होगी, फिर धीरे धीरे वो सर्किट क्लोज होता चला जाएगा और करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? वही चीज मैंने ये समझाई। जब बहुत देर हो जाएगी मतलब टी बराबर इनफाइनाइट, बहुत समय बाद ये शॉर्ट सर्किट की तरीके से काम करने लगेगा। दोस्तों कैसे काम करने लगेगा? शॉर्ट सर्किट तरीके से, और करंट इसमें पूरे तरीके से फ्लो होने लगेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इनिशियली डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, वो इसीलिए होता है कि जैसे ही ये सर्किट ओपन कर देगा तो इधर स्विच ऑन करूंगा तो ये इधर स्विच ऑफ कर देगा, तो करंट एकदम से फ्लो होगी? नहीं होगी। करंट पहले एकदम से कोशिश करेगी लेकिन धीरे धीरे इसमें करंट फ्लो होगी। करंट इसमें फ्लो होती है पर एकदम से नहीं होती। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा चमक रहा हुआ एरिया, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लिखा हुआ है दोस्तों। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ये चमक रहा होगा लेकिन मैंने बोल दिया है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या होता है? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ये है कि ये पावर को स्टोर कर लेते हैं, मतलब पावर नहीं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, ऊर्जा का संग्रहण कर लेते हैं। ये बात समझ में आई? अब हम ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडक्टर किस प्रकार की ऊर्जा का संग्रहण करता है? ये करता है चुंबकीय ऊर्जा का, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये एनर्जी का स्टोर नहीं करता, ये तो सीधे सीधे एनर्जी खाने के लिए ही बैठा है। ये तो खौआ होता है एक नंबर का, इसको तो एनर्जी चाहिए, लेकिन इंडक्टर ना तो एनर्जी खाएगा, इंडक्टर एनर्जी नहीं खाता, ये अपने ऊपर स्टोर कर लेता है, जरूरत पड़ने पर दूसरे को दे भी देता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं उस फॉर्मूले की जितनी एनर्जी स्टोर होती है। भाई जो एनर्जी स्टोर होती है वो होता है W बराबर 1/2। अगर मैं इसको देखूं, इसको लिखूं तो 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। यहाँ पे L होता है इंडक्टेंस, I होती है करंट। ये बात समझ में आई? पेपर में सीधा फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, I की वैल्यू दे देगा, L की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि इंडक्टर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो कोई इंडक्टर है जिसमें मैंने करंट कौन सी फ्लो कराई? आई करंट अगर मैं इसमें फ्लो करा रहा हूं तो फ्लक्स फाई जनरेट होता है। फ्लक्स कौन सा जनरेट होगा? फाई। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है? एन है। तो मैं क्या लिखूंगा? एल इंटू आई, इंडक्टेंस इंटू करंट बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फाई, मतलब लाई क्या? एन इंटू फाई। लाई क्या? एन इंटू फाई। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये आपको ये चीज याद आई? लाई इंटू एन इंटू फाई। लाई मतलब एल फॉर इंडक्टेंस, एन फॉर आई फॉर करंट, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, फाई फॉर फ्लक्स। ये बात समझ में आई? तो यहां से मैं इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो ये आ जाएगा एल बराबर एन इंटू फाई अपॉन आई। भाई लोगों इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है ना? एन की वैल्यू दे देगा, फाई की दे देगा, आई की तो इंडक्टेंस पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस का एक फेमस फॉर्मूला होता है जो दुनिया जानती है। वो फॉर्मूला है एल बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आने लगे हैं कि भाई एरिया में चेंज कर देगा, नंबर ऑफ टर्न्स में देख लेगा कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के स्क्वायर के, एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट क्लियर है? म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है? पारगम्यता हिंदी में बोलते हैं। तो लिखा हुआ है एल बराबर इंडक्टेंस, एल बराबर लंबाई, म्यू नॉट वायु की पारगम्यता, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद करना है कि म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। क्या होगा दोस्तों? हेनरी पर मीटर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं म्यू आर की। म्यू आर क्या होता है? इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी ये हमेशा यूनिट लेस होती है। ये क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों? यूनिट लेस, मतलब इसकी कोई भी मात्रकहीन बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं दोस्तों? मात्रकहीन। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है? हेनरी, मीटर, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी की यूनिट मात्रकहीन होती है।
अरे ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब हम ए पढ़ते हैं। ए भैया ये एक्स एक्शन एरिया मतलब नहीं होता, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या ये फार्मूला समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन की बात पढ़ी थी, रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस की तरह जब कॉम्बिनेशन पढ़े थे, वहां हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड किया था, तो इंडक्टेंस को भी हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। एल इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ क्या होता है दोस्तों, एल इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2। ये बात समझ में आई। ऐसे ही अगर दो इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ एल इक्विवेलेंट क्या है, गुणा बटे जोड़। आप तो सीधे देसी लैंग्वेज में याद रखें, गुणा बटे जोड़, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। गुणा बटे जोड़ मतलब इन दोनों का गुणा बटे इन दोनों का जोड़, तो यहां से एल इक्विवेलेंट निकालेंगे आप। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैंने बीच में एक बढ़िया सा नॉलेज पॉइंट, इसको बोलते हैं आपकी मेंटो जिंदगी, जो पेपर में सीधे आता है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको याद क्या रखना होता है, कितने फॉर्मूले याद रखना है। तो मैंने एक साथ सारे फॉर्मूले लिख दिए, लिखा एल बराबर एन इंटू फाइव अपॉन आई, यहां से उठाया, यहां से मैंने लिखा वीएल की आई एल की वैल्यू, देखो वीएल अपॉन डी आई ओवर डी टी, यहां से एल की वैल्यू आ गई, एन स्क्वायर अपॉन एस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एस यहाँ पर दोस्तों रिलक्टेंस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। क्या ये बात समझ में आई? ये पूछ सकता है कि अगर मैंने एरिया को दुगना कर दिया तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाकी चीजें कांस्टेंट कर दी, एरिया को दुगना कर देंगे तो इंडक्टेंस भी दुगना हो जाएगा, लेंथ को डबल कर देंगे इंडक्टेंस आधा हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना करेंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू 4 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको चीजें रिलेट होते आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? मुझे लगता है आई थिंक इंडक्टर की कहानी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इंडक्टर को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं भाई, कि जो इंडक्टर है ना, एक्चुअलिटी में ये यहां से मैं इस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं, किस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं, कि जो एल है ना, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये इंडक्टेंस है। अगर हम यहां से एरिया को बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके डायरेक्टली है, और नंबर ऑफ टर्न्स के वर्ग के समानुपाती है, नंबर ऑफ टर्न्स के वर्ग के समानुपाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले में मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि क्वेश्चंस में ज्यादातर इसी से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इंडक्टेंस का पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है दोस्तों। ये डाटा आप अच्छे से कॉपी में उतारना, अच्छे से रिवाइज करना, और ये डाटा आप याद कर लेना, आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।